अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। बेटा फिज़िक्स के आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स और इनकी करैक्टरिस्टिक्स, IV या VI करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल्स जो ओहम लॉ को ओबे करें और जिनके करंट और वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और जिनकी रेजिस्टेंस जो है लार्ज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट के लिए सेम आए, कांस्टेंट आए, उन मटेरियल्स को हम ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। जबकि ऐसे मटेरियल्स जिनमें ओहम लॉ को ओबे ना करें, जो ओहम लॉ को ओबे ना कर रहे हों और उनके करंट और वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो, यानी उनकी रेजिस्टेंस जो है वो करंट के साथ या वोल्टेज के साथ चेंज हो रही हो, कांस्टेंट ना रहे, तो ऐसे तमाम मटेरियल्स या कंडक्टर्स को हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का नाम देते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो ओहमिक कंडक्टर्स के लिए हमारे पास जो करंट और वोल्टेज का ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था वो स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन शो करती है कि दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। जैसे जैसे करंट और वोल्टेज की वैल्यू जो है वो चेंज होती है वैसे वैसे जो है रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, जैसे करंट कम होगा वैसे ही वोल्टेज भी कम होता जाएगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों और उनके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सेम रहे। लीनियर फॉर्म के अंदर ग्राफ आए करंट और वोल्टेज का, उन तमाम मटेरियल्स को हम जो है ओहमिक कंडक्टर्स का नाम देते हैं। जबकि ऐसे मटेरियल्स जो कि ओहम लॉ को ओबे नहीं करते, जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू करंट और वोल्टेज के साथ चेंज हो जाती है, करंट को चेंज करें तब भी चेंज हो या वोल्टेज को चेंज करें तब चेंज आ जाए, और जिनका जो वोल्टेज करंट ग्राफ है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन या लीनियर फॉर्म के अंदर नहीं आता, कर्व आती है या डिस्टर्बेंस होती है लाइन के अंदर, उन मटेरियल्स को हम नॉन ओहमिक मटेरियल्स का नाम देते हैं। इनकी डेफिनेशन भी इसी तरीके से है, दोनों की डेफिनेशन ग्रे इस बुक्स के अंदर है। इसको अगर हम देखें, मटेरियल दैट ओबेज ओहम लॉ एंड हेंस हैव अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज आर सेड टू बी ओहमिक। वो मटेरियल्स जो कि ओहम लॉ को ओबे करते हैं और जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज की ज़्यादा मकदार के लिए काफ़ी वोल्टेज को बढ़ाएं तो भी कांस्टेंट रहे, तो उन मटेरियल्स को, उन कंडक्टर्स को ओहमिक कंडक्टर्स का नाम देते हैं। इसमें मोस्टली आपके मेटल्स आ जाते हैं। इसके बाद मटेरियल हैविंग रेजिस्टेंस दैट चेंज विद वोल्टेज आर करंट आर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। वो मटेरियल्स जो कि करंट और वोल्टेज के साथ जिनकी रेजिस्टेंस में चेंज आ जाए, कांस्टेंट रेजिस्टेंस ना हो, उनको हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का नाम देंगे। मोस्टली थर्मिस्टर इसकी टाइप है, और आपकी बल्ब के अंदर जो बारीक सी वायर होती है जिसको फिलामेंट कहते हैं, वो भी नॉन ओहमिक कंडक्टर की एक एग्जांपल है। इसके बाद इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर का क्वेश्चन आएगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए वही मेथड आपका 9th में जो हमने डिस्कस किया था कि आप सेंटर में लाइन लगाएंगे, एक साइड पे ओहमिक कंडक्टर, दूसरी साइड पे नॉन ओहमिक कंडक्टर लिखेंगे, और उसके बाद इनकी डेफिनेशन आएगी, नेक्स्ट इनकी एग्जांपल, और लास्ट वाले पॉइंट में आपने ग्राफ भी बनाकर दिखाने हैं। Ohmic conductor have a linear voltage current relationship over a wide range of applied voltage। अगर हम फिगर 14.a को देखें तो इसमें हमारे पास करंट और वोल्टेज के दरमियान जो ग्राफ आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यानी कि स्ट्रेट लाइन शो करती है कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी या जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती जाएगी। और ये स्ट्रेट लाइन जो है इस चीज़ को शो करती है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ओहमिक मटेरियल्स के लिए या ओहमिक कंडक्टर के लिए वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से, जैसे फिगर ए के अंदर आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन किसी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान इस तरीके से जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो शो करती है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ता जाएगा तो दूसरा भी उसी के साथ साथ इंक्रीज़ करता जाएगा। नेक्स्ट जो है, द स्ट्रेट लाइन शो द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अभी जो मैंने बात की कि स्ट्रेट लाइन शो करती है कि दोनों के दरमियान एक कांस्टेंट रेशियो होगी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ता जाएगा। ओहम लॉ इज़ ओबेड, स्ट्रेट लाइन करंट बिटवीन
वोल्टेज शोज़ दैट इट कंडक्टर इज़ ओबेइंग ओहम लॉ, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है ये शो करती है करंट और वोल्टेज ओहम लॉ को ओबे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट मेटल्स शो ओहमिक बिहेवियर, जितनी आपकी मेटल्स हैं वो ओहमिक बिहेवियर शो करती हैं। साथ ये डायग्राम भी देख लेते हैं। ये थर्मिस्टर की है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ डिक्रीज़ करती जाती है, इसलिए इसमें जितना आप इसको हीट अप करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा एक्साइट होते जाएंगे और जो है उसमें से जो आयोनाइजेशन के या इसके अंदर से जो आयंस बनना है करंट का फ्लो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये डिवाइस जो है थर्मिस्टर इज़ यूज इन अ सर्किट दैट सेंसेस टेम्परेचर चेंजेस। उन डिवाइसेस में जैसे आपने लास्ट टाइम जो है बाई मेटल स्ट्रिप पड़ी थी इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, और ये जो आपके ब्रिक्स वाले जो हैं आपके बट्टे होते हैं इनमें इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपको सर्किट तोड़ना होता है या जो सर्किट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है उसमें थर्मिस्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉन ओहमिक मटेरियल्स की एग्जांपल आ गई। नॉन ओहमिक मटेरियल हैव अ नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, जैसे डायग्राम बी के अंदर आपको दिखाएंगे और सी के अंदर ये करंट और वोल्टेज का ग्राफ आपको कर्व शेप के अंदर आ रहा है। इसका मतलब है कि करंट बढ़ने से वोल्टेज की वैल्यू पहले नहीं बढ़ती, बाद में सडनली इंक्रीज़ करने लग जाती है। दूसरे ग्राफ के अंदर पहले आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ रही और उसके बाद जो है सडनली करंट की वैल्यू जो है वोल्टेज से ज़्यादा इंक्रीज़ करने लग जाती है। इस तरीके से जो नॉन लीनियर ग्राफ होगा करंट और वोल्टेज के दरमियान किसी भी डिवाइस का या किसी भी कंडक्टर का वो शो करेगा ये कंडक्टर या मटेरियल आपका जो है वो नॉन ओहमिक है। मोस्टली जो है आपके थर्मिस्टर, फिलामेंट, लाइट बल्ब के फिलामेंट वगैरह इनके जो हैं ग्राफ इस तरीके से कर्व फॉर्म के अंदर होते हैं। अब हम इन ग्राफ को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिलामेंट लैंप एंड थर्मिस्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट rises as it gets hotter, which is shown by the gradient getting steeper। ये जो आपका ग्राफ स्टीपर गहरा हो रहा है जो फिगर बी के अंदर दिखाया है, इससे पता चल रहा है कि करंट की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। जितना ग्राफ स्टीप होगा करंट उतना आपका ज़्यादा होता जाएगा और वोल्टेज उतना ही कम रहेगा, और अचानक ये फिर कर्व के बाद वैल्यू बढ़ने लग जाती है। तो ये जो फिगर 14.11 बी के जो डायग्राम है आपको ये हम फिलामेंट बल्ब के लिए ये डायग्राम बनाएंगे। ग्राफ की ये जो है आपकी शेप आएगी। ये कर्व बात जो है कर्व जो लाइन हमें बताती है कि वोल्टेज और करंट फिलामेंट के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। नेक्स्ट जो है अ थर्मिस्टर अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर, कि हीट सेंसिटिव रजिस्टर है, हीट के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर इसके अंदर चेंजेस आती है, सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं या सर्किट को मज़ीद कंटिन्यूस करना है तो फिर दूसरी टाइप के रजिस्टर यूज़ किए जाएंगे। A thermistor behaves in the opposite way, its resistance decreases as it gets hotter। फिलामेंट बल्ब की रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर उसका जो है उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा हीट बढ़ती जाएगी, और जो थर्मिस्टर है इसमें से जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ही इसकी हीट जो है वो कम होती जाएगी। या फिर आप दूसरी अल्फाज में कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसकी जो डायग्राम है हमारे पास वो सी के अंदर है। ये शुरू में आपके वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है, उसके बाद करंट की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू उसके हिसाब से नहीं बढ़ेगी। दिस इज़ बिकॉज ऑन हीटिंग मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम अवेलेबल फॉर कंडक्टर मोर, दिस भी बिकॉज इस ऑन हीटिंग मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम अवेलेबल फॉर कंडक्शन। जितना ज़्यादा हीट आप इसको करेंगे कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास ज़्यादा आ जाएंगे, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। एटम्स की आयोनाइजेशन होती है जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अब इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो सिंपली आ जाता है डिफ़ाइन ओहमिक मटेरियल्स, तो उसमें आप सिंपल ओहमिक कंडक्टर्स की डेफिनेशन लिख देंगे, एग्जांपल में मेटल्स लिख देंगे कि मेटल इसकी गुड एग्जांपल है। फिर आप उसका ग्राफ ड्रा करेंगे जो 14.11 ए वाला है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि लीनियर रिलेशनशिप शो करता है, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है।
और अगर सिर्फ नॉन ओहमिक की आ जाए आपको क्वेश्चन के डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन नॉन ओहमिक मटीरियल्स या नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, तो उसमें आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उस डेफिनेशन के साथ फिर इसकी एग्जांपल जो फिलामेंट बल्ब वाली है, थर्मिस्टर वाली है, इनके ग्राफ बनाकर उसको एक्सप्लेन करेंगे। मोस्टली ये डिफ्रेंशिएट के फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आता है, तो डिफ्रेंशिएट आपने इनको ऐसे ही करना है, सेंटर में लाइन लगाएंगे, ऊपर हेडिंग देंगे ओहमिक मटीरियल्स या ओहमिक कंडक्टर्स, दूसरी साइड पे आप नॉन ओहमिक कंडक्टर्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे, इनका डेफिनेशन आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में आप एग्जांपल्स देंगे और थर्ड में आप इनकी डायग्राम बनाकर उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरीके के साथ ये आपका क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ऊपर जो हेडिंग दी है फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो इस इधर आप साथ में इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिख लें, ये दोनों तरीक़ों से पूछा जाता है। बाज़ औक़ात सिंपल ही आ जाता है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो बाज़ औक़ात ये पूछा जाता है एक्सप्लेन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दोनों जो नाम हैं इसी टॉपिक के हैं। तो इसके साथ आपने टॉपिक की हेडिंग में एक हेडिंग और लिखनी है, वो लिखेंगे आप फैक्टर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दूसरी हेडिंग जो इधर देंगे वो होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब जैसे बेटा आपने 9th में देखा, फ्लो के अंदर वाटर पाइप हमारे पास होता है, उसका जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उसमें से उतना ज़्यादा पानी बाहर फ्लो करेगा। जैसे आप कुछ बच्चों ने देखा है कि ट्यूबवेल के जो है पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, उसमें से ज़्यादा पानी बाहर आता है। जितना पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होगा उतना ही कम पानी इसमें से फ़्लो करेगा। दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास पाइप की लेंथ ज़्यादा है तो उसमें से रेट ऑफ फ़्लो जो है वो भी कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस दूर जो है पानी को जाना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उतना पानी का फ़्लो कम होता जाएगा। और अगर लेंथ जो है उस पाइप की छोटी है तो उसमें से जल्दी पानी गुजर जाएगा। तो लेंथ जो है वो फ़्लो के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी तरीके के साथ जब वायर्स में से करंट फ्लो करता है तो ये भी लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसका एक रिलेशनशिप हम ड्राइव करेंगे जो आगे जाके आप देखते हैं। तो इस टॉपिक को आपने यहाँ से शुरू करना है। ऊपर वाली जो आपकी 4 लाइनें हैं इसको आपने छोड़ देना है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। पाइप और वाटर वाली जो एग्जांपल दी है उसने, यहाँ से शुरू करेंगे 5वीं लाइन से। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स बोथ ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द लेंथ ऑफ वायर एंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। जो रेजिस्टेंस है एक वायर की या एक कंडक्टर की, वो डिपेंड करती है उसकी लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर और उस वायर के नेचर के ऊपर। थिक वायर हैव लेस रेजिस्टेंस देन थिन वायर। जो थिक वायर होगी, मोटी तार जो होगी, उसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने का ज़्यादा पाथ मिल जाएगा, ज़्यादा वे होगा उनके पास जाने के लिए बनिस्बत थिन वायर। बारीक जो तार होगी वो उसमें से करंट जो है वो थोड़ा फ्लो करेगा। जितनी मोटी वायर होगी, जैसे आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग हमारे घर के अंदर होती है ब्रिक वायरों की मदद से होती है, लेकिन जो बाहर आपने जो इलेक्ट्रिसिटी टावर्स के ऊपर देखते हैं वायर्स मोटी होती हैं क्योंकि उनको ज़्यादा करंट ले जाना होता है, इसलिए उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है। लॉन्ग वायर हैव मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्ट वायर। जितनी लेंथ फिर ज़्यादा होगी उतनी ही रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती जाएगी, उतने ज़्यादा एटम्स के साथ जो है इलेक्ट्रॉन का टकराव होगा जो करंट को फ्लो करने में रुकावट लेकर आएंगे, रेजिस्टेंस पेश करेंगे। कॉपर वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस देन स्टील वायर ऑफ द सेम टाइप। अब कॉपर वायर जो है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है स्टील वायर की निस्बत। ये इनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ईजीली फ्लो करेंगे और स्टील वायर के अंदर जो है उनको ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगी। इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है आपने, ये पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। At a certain temperature and for particular substance, the resistance R of the wire is directly proportional to the length of the wire or directly proportional to L। ये resistance R जो है वायर की वो directly proportional होती है उसकी लेंथ के। जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही कम करंट उसमें से फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो आपकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। इट मीन दैट इफ़ वी डबल द लेंथ ऑफ द वायर इट्स रेजिस्टेंस विल आल्सो बी डबल्ड। इसका मतलब है कि अगर हम उसकी रेजिस्टेंस को, वायर की रेजिस्टेंस को डबल कर, लेंथ को डबल कर दें तो उसकी फिर रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। एंड इफ़ इट्स लेंथ इज़ हाफ, जब उसकी लेंथ को हम हाफ कर दें इट्स रेजिस्टेंस वुड बिकम
1/2 तो उसकी रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब करंट का फ्लो कम, करंट की वैल्यू उसमें से कम जो है वो हमें मिलेगी। सेकंड जो पॉइंट आएगा आपके पास, द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए। आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जितना ज़्यादा एरिया होगा, तार जितनी हमारे पास मोटी होगी, उतना क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ज़्यादा होगा, उतनी ही रेजिस्टेंस कम होगी और उतना ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो एरिया बड़ा होने का मतलब रेजिस्टेंस जो है उतनी रेजिस्टेंस कम आ गई आपकी और करंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ये आपकी सेकंड आ जाएगी इक्वेशन। फिर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। आफ्टर कंबाइनिंग द टू इक्वेशंस आर प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने ख़त्म करना है तो फिर हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है वो आ रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसका सिंबल रो है। जैसे 9th में भी आपने रो का साइन देखा था, ये स्मॉल पी सा लगता है, इसको रो पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो आर इक्वल टू रो एल ओवर ए। जो रेजिस्टेंस और लेंथ और एरिया का रिलेशन है वो आएगा आर इक्वल टू रो इंटू एल ओवर ए, यानी कि रेजिस्टेंस आपकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा। इक्वेशन 14.5 जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इक्वेशन बनती है। अगर आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इक्वेशन लेनी है तो आपकी आ जाएगी रो इक्वल टू एरिया इंटू रेजिस्टेंस ओवर लेंथ। अब यहाँ पर हम जो है रो को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड है या डिपेंडेंट है। वेयर रो इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नाउन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यहाँ पर, और जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर के लिए। कॉपर, आयरन, टिन, सिल्वर, वुड ईच हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हर मटेरियल, हर कंडक्टर के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। जैसे कि आयरन की अलग होगी, कॉपर, सिल्वर, इन सब की अलग अलग जो है वैल्यू होगी रो की, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की पेपर में आपको 2 नंबर के लिए डेफिनेशन आ जाए तो फिर आप नीचे वाली ये डेफिनेशन लिखेंगे। इफ़ वी पुट एल इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर इन इक्वेशन 14.5 देन आर इक्वल टू रो, यानी फिर वो आपकी जो रेजिस्टेंस है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बन जाएगी। इससे आगे जो है ये जो है आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बनेगी। The resistance of 1 meter cube of a substance is equal to its specific resistance. The unit of specific resistance is ohm meter. 1 मीटर क्यूब की किसी भी ऑब्जेक्ट की 1 मीटर क्यूब से मुराद कि उस ऑब्जेक्ट की लेंथ भी 1 मीटर हो, विड्थ भी 1 मीटर हो और हाइट भी 1 मीटर हो, तब जो उसकी रेजिस्टेंस होगी उस रेजिस्टेंस को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट जो है ओहम मीटर होता है, इसको ओमेगा इंटू एम ओहम मीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा ये जो टॉपिक है हमारे पास ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला पेपर में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। तो इसको जब आपने अटैम्प्ट करना है तो स्टार्ट में आपने जब अगर आपको आ जाए डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड एक्सप्लेन इट या डिराइव रिलेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर हेडिंग दे के डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन आप यही लिखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और साथ में आप इसका यूनिट लिख देंगे ओहम मीटर। उसके बाद फिर आप इसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड बोथ ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ ऑफ द वायर। ये थ्योरी लिखने के बाद फिर आप इसका रिलेशन ड्राइव करेंगे। रिलेशन ड्राइव करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, आर प्रोपोर्शनल टू एल, यानी रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि आर को अगर हम डबल करेंगे तो लेंथ भी डबल हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस को हाफ़ करेंगे और आपका लेंथ जो है उसको हाफ़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ़ हो जाएगी। इसके बाद जो सेकंड इसका रिलेशन आएगा वो आपका एरिया के साथ आएगा। रेजिस्टेंस का जो एरिया के साथ रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी आपकी जो है एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी।
और जिस चीज़ का रिलेशन जो है रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसका रिलेशन जो है करंट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। और जिसका रिलेशन जो है वो रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और उसका फिर रिलेशन करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे पास लेंथ का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है लेंथ का करंट के साथ रिलेशन जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी और लेंथ बढ़ाने से करंट जो है वो हमारे पास कम होगा। इसी तरीके के साथ एरिया जो है वो रेजिस्टेंस के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये करंट के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा हम जो है एरिया को बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस जो है वो उतनी कम होती जाएगी, करंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। फिर हम दोनों इक्वेशंस को 14.3 14.4 को कंबाइन करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आर प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम ख़त्म करने के लिए जो है रो यूज़ करते हैं। रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर आप जो है इसको जो है इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद जो रो की वैल्यू है वो आपके पास रो इक्वल टू एल ए इंटू आर यानी एरिया इंटू रेजिस्टेंस ओवर एल आ जाएगा। बाद का ये क्वेश्चन भी देते हैं ड्राइव इक्वेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो भी आपने फिर ये जो लास्ट इक्वेशन है 14.5 इसको रीअरेंज करना है और रो की वैल्यू निकालेंगे, तो रो इक्वल हो जाएगा आर इंटू ए ओवर एल यानी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इस तरीके के साथ इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये ऊपर वाली 4-5 लाइनें जो हैं, ये 4 लाइनें जहाँ पर वाटर का डिस्कस है वहाँ पर जो है वो छोड़ सकते हैं। 5वीं लाइन से आप स्टार्ट करते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड बोथ ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस लाइन से आपने स्टार्ट करते हुए एंड तक जो है रिलेशन ड्राइव कर देना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन जो है यहाँ से मैं फिर आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल से जो ऊपर वाली दूसरी लाइन है, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यही इसकी डेफिनेशन आएगी और यूनिट साथ आपने इसका मेंशन कर देना है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।